हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। लिक्विड सॉल्यूशन के लेक्चर्स को आगे लेके जाते हैं। ऑलरेडी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, दैट्स रिलेटेड टू लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब बातें हमने डिस्कस की हुई है। आज हम एक नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होगा। जैसे अपने पास एक बीकर है, बीकर के अंदर दो कंपार्टमेंट्स है, दो कंपार्टमेंट वाला बीकर है। एक साइड से आपने सॉल्वेंट रखा, एक साइड से अगर आप एक सॉल्वेंट रखोगे और दूसरे साइड से सॉल्यूशन, है ना। एक बीकर है, बीकर इसमें दो कंपार्टमेंट्स है, दो पार्ट्स है। बोथ पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, है ना। आप यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अलाउज ओनली, ये सिर्फ अलाउ करता है किसको? अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, है ना, नॉट सोल्यूट को ये पास नहीं होने देता ड्यू टू रीजन जो होता है वो पोर साइज होता है। सोल्यूट का जो एक्चुअल साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर साइज होता है वो अपने पोर साइज के अकॉर्डिंग ही इन पार्टिकल्स को इधर आर पार होने देता है, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन साइड दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक स्पॉन्टेनियसली एक चीज देखा गया है इसमें, एक चीज नोटिस किया गया है इसमें, वो ये है कि मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स, हमने कोई मोटर, हमने कोई बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, कोई एजेंसी यूज नहीं की, बाहर वाली एक्सटर्नल एजेंसी यूज नहीं की, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स हम देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग कि स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट साइड से मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, किधर? टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि ये वाला जो लेवल है इस वाले साइड की अल्टीमेटली लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ये तो ऑब्वियस है, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स शिफ्ट करेंगे फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, इस साइड से जो हाइट है वो बढ़ने लगेगी, ये दिस इज ऑब्वियस, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं दिस प्रोसेस, ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस के लिए मैं एक बात बताऊं, यहां हम लिखेंगे osmosis, that is spontaneous flow of solvent molecules from solvent side, from solvent towards, या तो मैं यहां लिख सकता हूं solution to solution side, है ना, is called as osmosis, है ना। ये जरूरी नहीं है कि खाली आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन करें, आप चाहे दो सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन कर सकते, देखिए। बट अगर कंसंट्रेशन के लिए हम कुछ बातें यहाँ पे बताएंगे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है और सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच में अगर कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिफरेंस किया जाए तो दिस विल बी मोर कंसंट्रेटेड, है ना। सोल्यूट के पार्टिकल्स तो काफी ज्यादा होंगे इसमें, या काफी ज्यादा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो ज्यादा ही होंगे, तो दिस विल बी मोर कंसंट्रेटेड, है ना, ये मोर कंसंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, है ना। इसी तरह से अगर मैं दो सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन करूं, मतलब मैंने एक ऐसा बीकर लिया जिसमें मैंने रखे दो सॉल्यूशन में क्या रखा, दो सॉल्यूशन के बीच में हमने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिया दो सॉल्यूशन को, है ना। तो ये है सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज सॉल्यूशन फर्स्ट एंड दिस इज सॉल्यूशन सेकंड। तो ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, अगर इसकी मान लीजिए इसमें कंसंट्रेशन है C1 सॉल्यूट की, इसमें कंसंट्रेशन C2 है, तो यहाँ अगर मैं पहले से बता रहा हूँ कि C2 ग्रेटर देन है C1 से, मतलब इस साइड से जो ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेकंड इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन फर्स्ट, तो इट विल बी ऑब्जर्व्ड कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन फर्स्ट से सॉल्यूशन सेकंड की ओर होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि अब ये इसके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, दिस इज स्पॉन्टेनियस। ड्राइविंग फोर्स जितने भी जो भी प्रोसेस होगा वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, बट दिस प्रोसेस इज, यहाँ तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें स्पॉन्टेनियसली हो रही है,
खुद ब खुद हो रही है ना। तो लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड, मतलब यहां इस ऑस्मोसिस में आप यहां भी बता सकते और एक पॉइंट भी जोड़ सकते, और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम लेस concentrated solution to more concentrated solution, ठीक है ना। मतलब अगर आप दो सॉल्यूशंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर भी सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस वक्त जो इन एंड आउट ऑफ द फ्लो जो होगा, सेल कभी बॉडी से सेल्स के अंदर फ्लो होगा और सेल से कभी बॉडी के टुवर्ड्स बॉडी फ्लो होगा, तो उस वक्त भी ऑस्मोसिस अच्छा खासा काम करता है, जहां पे ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। या और एक एग्जांपल, जैसे आप मैंगो को आप पानी में रख रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें जो मैंगो जो होता है वो हाई कंसंट्रेटेड है विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इसको वाटर के साथ, तो वाटर से लेस कंसंट्रेटेड एरिया से हाई कंसंट्रेटेड एरिया जो होगा सॉल्वेंट का फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो मैंगो है दैट स्वेल्स अप, है ना, वो एक्सपेंशन हो रही है मैंगो की। इसी तरह से अगर आप मैंगो को NaCl सॉल्यूशन में रख रहे हो, तो ऐसे NaCl सॉल्यूशन में रखने के बाद आप देखो कि मैंगो से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास करते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम मैंगो साइड टुवर्ड्स NaCl सॉल्यूशन, यानी कि लेस कंसंट्रेटेड एरिया से हाई कंसंट्रेटेड एरिया। उसकी वजह से क्या होता है कि मैंगो जो है वो श्रिंक होने लगता है, इसका साइज ना कम होने लगता है, ठीक है, कंप्रेशन होने लगता है। तो ये सॉल्वेंट की ये जो ऑस्मोसिस की ये जो एप्लीकेशन है, काफी सारे एप्लीकेशंस है इसकी। जैसे आप जो सी वाटर है, जो मैरीन शिप्स होती है, उनमें भी ये काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड देयर कि जब आप सी वाटर से आपको सॉल्वेंट चाहिए, खाली प्योर वाटर चाहिए, तो दैट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन देयर दैट कैन बी यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर, है ना। तो दूसरी बात यह है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहा हूं कि सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड एरिया टू मोर कंसंट्रेटेड एरिया, उसकी वजह से इस हाइट में ये जो हाइट में इंक्रीज होता है, ये हाइट जो बढ़ा, तो उसकी वजह से इस साइड का जो मतलब इस साइड से प्रेशर कम, इस साइड से हाइट कम हुआ, इस साइड से हाइट बढ़ा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करूं, मैं इस ऑस्मोसिस को रोक दूं, तो मुझे इस अपोजिट साइड में, सॉल्यूशन के साइड में मेरे को प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, सच दैट कि आई विल प्रिवेंट the solvent molecules to make them flow from solvent towards the solution side। उस वक्त जितना भी मैं प्रेशर एक्सर्ट करूं to prevent the flow of solvent molecules, or shortly I can say to prevent the osmosis, the pressure, minimum pressure required, आपको इस solution side से कम से कम कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, such that कि आप इस फ्लो सॉल्वेंट के फ्लो को, यानी कि आप इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दो। that pressure is called as osmotic pressure। सो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं ये बात लिखूंगा यहाँ कि मतलब जैसे मैंने बोला कि प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब है प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है, किसी को भी अगर प्रेशर एक्सर्ट करना है तो इसको तो पिस्टन लगाना है, मतलब यहां से हमको पिस्टन लगाना पड़ेगा, पिस्टन पे मैंने कोई प्रेशर एक्सर्ट किया, मुझे यहां से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा सच दैट कि ये जो ऑस्मोसिस है ये रोकी जाए। सो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, that is called as osmotic pressure। so osmotic pressure होता क्या है, it is the minimum pressure required to prevent the flow, या मैं यहां लिख रहा हूं to prevent the osmosis को रोकने के लिए जितना मुझे सॉल्यूशन साइड से प्रेशर एक्सर्ट करना। आप इसमें मल्टीपल डेफिनेशंस देख सकते हैं, बुक से भी मैं लिखा होगा, इस तरह से भी लिखा होगा कि द मिनिमम प्रेशर दैट वी नीड टू एक्सर्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड to prevent the flow of solvent molecules towards the solution side, and that will be called as osmotic pressure। और shortly हम ये कह सकते हैं osmotic pressure is actually the minimum pressure required to prevent the osmosis, है ना, flow of solvent को रोकने के लिए जो आपको मिनिमम से मिनिमम प्रेशर चाहिए, that minimum pressure is called as osmotic pressure, है ना। इस osmotic pressure को हम पाई से डिनोट करते हैं, osmotic pressure is denoted by पाई, है ना। यूनिट्स वगैरह जितने भी सारी चीजें हैं वो यूनिट्स इसमें सेम होंगी, वो उन यूनिट्स के बारे में हमको बात करना पड़ेगा अभी, लेकिन इससे पहले एक बात हो जाए, एक इम्पोर्टेंट सा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम
मैक्सिमम से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कैसे करें ऑस्मोटिक प्रेशर को, है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए मैं बच्चों आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन बातों पे आपको बड़ा ध्यान देना है। जैसे कि बात होगी, मान लीजिए मैंने एक फ्लास्क लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने रख दिया कोई सॉल्वेंट, कंटेनर में हमने कोई सॉल्वेंट रख दिया, कंटेनर में हमने यहां तक कोई सॉल्वेंट रख दिया, कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट, ठीक। और सॉल्वेंट में एक सेकंड यहां मैं कुछ यूज कर सकता हूं, शायद यहां पे हम कुछ यूज कर सकते हैं, एक सेकंड। सॉल्वेंट में हमने रख दिया फ्लास्क, है ना, सॉल्वेंट में हमने रख दिया एक कॉनिकल फ्लास्क। देखिए सॉल्वेंट में हमने, एक सेकंड यहां में इसको थोड़ा सा हल्का कलर लेते हैं, चलिए हमने एक फ्लास्क लिया, हमने इस फ्लास्क को किस में रख दिया, हमने ये फ्लास्क जो है इसके अंदर हमने रख दिया, इस फ्लास्क के अंदर हमने रख दिया सोल्यूशन, इस फ्लास्क के अंदर हमने रख दिया सोल्यूशन, है ना। और ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर यहाँ पे इसके जो वॉल्स है फ्लास्क के, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वॉल्स ऑफ द फ्लास्क जो है वो काम करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये है कि एक कंटेनर है आपके पास जिसमें आपने सॉल्वेंट रखा हुआ है, तो सॉल्वेंट के अंदर आपने एक फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है, जिस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है, इस कॉनिकल फ्लास्क का जो ये वाला पार्ट होगा, मतलब ये अपर वाला पार्ट होगा, ये बहुत ही नैरो होना चाहिए, बहुत तंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए तंग? सच दैट इसका जो लॉजिक है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए आपने सॉल्वेंट, अभी आप कंपैरिजन कर रहे हो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, अभी इसमें फ्लो होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में, जो मॉलिक्यूल्स है वो शिफ्ट होंगे यहाँ से यहाँ तक, उसकी वजह से इसके अंदर जो ये वाटर लेवल है, इसके अंदर जो ये वाटर लेवल है वो बढ़ेगी, इसके अंदर जो वाटर लेवल है सच दैट वो बढ़ गई, है ना। चलिए यहाँ तक फ्लास्क है, वहां से वाटर लेवल हम बढ़ाएंगे इसमें, ऐसे ऐसे वाटर इस फ्लास्क के अंदर तो लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट जितने जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस फ्लास्क के अंदर आने लगेंगे, उतना इस साइड का, इस फ्लास्क के अंदर जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगेगी। तो ये वाला मान लीजिए ये हाइट h है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटली हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर आने लगेंगे, उसकी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो लेवल है, ये जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से हाइट टोटल बढ़ेगा। अब ये हाइट, पहला डाउट ये है कि सर इस टाइप का ये अरेंजमेंट क्यों है? इसलिए है ताकि छोटे से मूवमेंट से भी, मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट से भी आपको जितना ये हाइट मिलेगा, ये अच्छा खासा आपको ये ना लेवल में ये जो राइज है वो बताएगा। जैसे अगर आपने इतना मतलब ना एक ब्रॉड इतना ले लिया इसका डायमीटर, तो जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो इस डायमीटर में, इस छोटे से इस बड़े से एरिया में आपको ये हाइट जो है इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो इट शुड बी वेरी मच नैरो, ये बहुत ही तंग होना चाहिए, सच दैट कि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो जाए सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर, तब जाके जो अच्छा खासा राइज होगा इस हाइट में जो है, इसमें अच्छा खासा ऑब्जर्वेबल राइज होगा, तो वो हमें दूर से दिखना चाहिए कि हाँ राइज हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इतना भी ये ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि सच दैट सॉल्यूशन चेंज होता जाएगा और पूरा सॉल्यूशन ही बदल जाएगा, और आपको तब जाके हाइट का कोई अंदाजा लगेगा कि हाँ ये लिक्विड कॉलम जो है ये h हाइट से बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका यहाँ पे एक ये जो इसकी विड्थ है ये ब्रॉड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ विड्थ है बहुत कम होनी चाहिए। रीजन ये है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन में बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा, लेकिन उसकी वजह से अच्छा खासा ऑब्जर्वेबल चेंज हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका लॉजिक है असल में कि ऐसे टाइप के फ्लास्क्स क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाए कि एनी लिक्विड कॉलम, देखिए अब पहले तो इस पॉइंट पे तो जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ऑस्मोटिक, यहाँ पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर आने लगेंगे, उस वक्त हाइट बढ़ने लगेगी, तो अब लिक्विड कॉलम के अंदर जो h हाइट बढ़ा वो h हाइट से बढ़ा। तो एनी लिक्विड having which has height h, which has height h exerts
अब प्रेशर, exerts pressure equal to exerts pressure equal to that's equal to rho gh। कोई भी लिक्विड कॉलम देखिए, अब जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेगा तो बाहर से भी अब प्रेशर बढ़ने लगेगा। एक टाइम आएगा जब ये जो ये राइज इसमें लेवल में जो राइज आ रहा है वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक टाइम आएगा जब ऑस्मोसिस रुकेगा, उस वक्त इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो लगने वाला जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी कॉल्ड दैट osmotic pressure will be equal to rho gh। rho gh is the pressure that will be exerted by this liquid column having height h, है ना। what is g? यहाँ तो g तो पता है, what is ये rho जो है that is density of solution, rho is density of solution, and height जो है height is h is the height of liquid column, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली हमको करना क्या है फाइनली, लिक्विड सॉल्यूशन, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, है ना, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो असल में देखिए ये H तो G तो हमको पहले से पता होगा, सॉल्यूशन डेंसिटी की जो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो हमको पहले से पता होगा, G कांस्टेंट है, G तो पता ही है। और फाइनली हमको असल में चाहिए क्या, असल में हमारा सारा का सारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ H पे है, इस हाइट पे। दैट मींस एक्सपेरिमेंटली वी ओनली नीड टू फाइंड द हाइट, हाउ मच हाइट हैज बीन इंक्रीज्ड हियर, हाउ मच हाइट इज इंक्रीज्ड इन द फ्लास्क, ठीक है ना। तो ये H ढूंढने के लिए देखिए H को कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं। पहला तरीका जो स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज करते हैं, हमारे पास जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी के यूनिट्स मान लीजिए आपको दिया है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब G का वैल्यू तो पता है, G का वैल्यू आएगा आपका मीटर पर है ना, पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ जो H है तो उस वक्त H आपका जो H आएगा दैट विल बी इक्वल टू लाइक वो आएगा मीटर्स में। और उस वक्त जो आपका प्रेशर आएगा P विल बी इक्वल टू, प्रेशर विल बी इक्वल टू ये जो रो जी एच की वजह से जो यूनिट्स आएंगे दैट विल बी, वो आपको लेना पड़ेगा। फिर पास्कल में आपका आंसर आएगा, बिकॉज पास्कल ही बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ देखिए आपने मीटर यूज किया है, यहाँ आप मीटर यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि प्रेशर का जो यूनिट आएगा दैट विल बी पास्कल एंड दैट विल बी न्यूटन। पास्कल होता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, दैट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो आप करो क्या, जब भी आपका इस टाइप का कोई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए आपका आए तो पहली बात आप क्या करेंगे, पहली बात आप देखिए इस हाइट को आप कर दो, हाइट को आप कैलकुलेट करेंगे, हाइट विल बी कैलकुलेटेड, आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं एक पॉइंट, height is calculated with respect to height of mercury column। आप height of mercury column के रेस्पेक्ट में, और जिसका height of mercury column किस में जो मेजर है वो किया जाता है, दैट इज मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, उस वक्त सोल्यूशन काम करेगा मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में आप अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम्स पर ml। ये है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज नोन टू एवरीवन, है ना। तो दूसरी बात G का वैल्यू तो पता ही है। तीसरी बात क्या आएगा, H, उस वक्त जो H आपका H का यूनिट आएगा, वो H का जो यूनिट आएगा वो आपका आएगा उस वक्त मिलीमीटर आप लेंगे, बिकॉज मैंने आपको कहा कि आप इस हाइट को कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और दूसरी बात ये है उससे जो प्रेशर का यूनिट आएगा ना, that unit will come out in the form of atmosphere। वो आएगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, प्रेशर का यूनिट आएगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। और आप जानते हैं कि 1 atm जो होता है दैट इज 760 mm ऑफ Hg, तो इसी mm ऑफ Hg को आप डिवाइड करेंगे 760 से एंड दैट विल बी आपका जो यूनिट आएगा प्रेशर का, दैट यूनिट विल कम आउट टू बी इन एटमॉस्फेयर्स। बिकॉज अगर आप ऐसे कर रहे हैं, पहले तो आपको डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, जो कि नॉर्मली ग्राम पर लीटर पर ml में दिया जाता है। उसके बाद आप H का जो आपका यूनिट आएगा दैट विल बी इन मीटर्स, दैट्स ह्यूज यूनिट है, उसको फिर कन्वर्ट करना है। यहाँ से पास्कल को फाइनली जो आपका प्रेशर का यूनिट पास्कल में आएगा, उस पास्कल को आपने कन्वर्ट करना है फाइनली ATM में। दैट मींस इट इज ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग। इससे बेहतर है कि आप एक काम करो कि इस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम को आप हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के रेस्पेक्ट में मेजर करो एंड दैट विल कम आउट टू बी इन मिलीमीटर्स। एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो आपको पहले से दिया जाता है 13.6 ग्राम पर ml, उससे हाइट आएगा मिलीमीटर्स में, प्रेशर आएगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। साफ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कन्वर्जन आपको छोटा मोटा यूज पड़ेगा, उसका कन्वर्जन का ये एम होगा, दैट इज 1 atm जो है 1 atm बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। तो जैसे ही आपका mm ऑफ Hg में आंसर आए
तो आप mmHg को 760 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा किसमें, ATM में। ठीक है ना, बड़ा सा सिंपल है। लाइक यहाँ पे अगर आप दो सॉल्यूशन को आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उस वक्त आपका देखिए, और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, है ना, ये ऐसे यहाँ पे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लीजिए आप दो का ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि अगर सेम है तो आप लिख सकते हैं ρ1 GH1 जी, तो वैसे दोनों के लिए कांस्टेंट है, इक्वल टू ρ2 GH2, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2। तो यहां से जो आपका H का यूनिट आएगा दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ mmHg। उसी mmHg को आप फिर डिवाइड करेंगे 760 से तो प्रेशर भी आएगा। ठीक है ना, तो हाइट यहाँ पे आएगा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। अब अगर दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने बोला यहाँ सेम है, देखिए π1 इक्वल टू π2, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड, इसका मतलब यह है ρ1 GH1 ऑफ फर्स्ट इक्वल टू ρ2 GH2 ऑफ सेकंड, तो उससे भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। बट अगर दो सॉल्यूशंस, इफ टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस अगर है आइसोटोनिक, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चन में, जैसे हम इसमें वर्कबुक शीट डिस्कशन करेंगे तो आइसोटोनिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। आइसोटोनिक का क्या मतलब हुआ है, आइसोटोनिक का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब π1 इक्वल्स टू π2 दोनों का। ठीक है ना, और एक बात होता है, और एक टर्म होता है दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब एक सॉल्यूशन अगर दूसरे सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक है कंपैरिजन में, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब A इज हाइपोटोनिक टू B, दैट मींस A का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो B के रेस्पेक्ट में कम होगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एक आता है छोटा सा टर्म दैट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ज्यादा, है ना, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, तो दो सॉल्यूशन को ऐसे भी विद द हेल्प ऑफ टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। दो सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक है, आइसो मींस सेम एंड टोनिक मींस इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड टर्म है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। और अगर हाइपोटोनिक है तो उसका एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा जो हाइपोटोनिक होगा, और अगर हाइपरटोनिक है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये एक तरीका है कि आप एक्सपेरिमेंटली इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट अगर नीट और जेडब्ल्यू मेंस की या जेडब्ल्यू एडवांस की बात की जाए, मेनली हमारे पास थ्योरेटिकली जो है द वे टू रिप्रेजेंट टू डिस्क्राइब ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकली, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज वैन हॉफ इक्वेशन, है ना। तो वैन हॉफ इक्वेशन हमें बताता है, तो ये हमें बताएगा इट इज अ थ्योरेटिकल वे, है ना, ये थ्योरेटिकली हमें बताता है, थ्योरेटिकली हमें क्या करके देता है, ये हमें थ्योरेटिकली पाई करके देता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है। तो एज पर वैन हॉफ इक्वेशन जो पाई होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई डायरेक्टली कंसंट्रेशन, दैट मींस आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं डबल करेंगे पाई डबल होगा। एंड ऑल्सो ये जो पाई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर, है ना। तो इसको मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के लिख सकता हूं, तो पाई इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में लगा सकता हूं यहां s इंटू सी इंटू टी। दिस s इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इंटरेस्टिंग सी बात यह है, इंटरेस्टिंगली जो यूनिट है s का, वो दैट यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ r, दैट इज गैस कांस्टेंट जो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में जो आप यूज करते हैं। जैसे हमारे पास PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, तो आप इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू N/VRT, है ना। तो ये N/V मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज C, इसका मतलब ये है कि प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T, है ना। और अब आपके पास प्रेशर वाली इक्वेशन ये आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रेशर है, तो ये आपके पास ये जो पाई का वैल्यू आया, यहां से आपकी पाई की इक्वेशन आई दैट इज CST, है ना। तो देखिए कंसंट्रेशन यहाँ दोनों में है, कंसंट्रेशन यहाँ भी, टेम्परेचर यहाँ भी, इसका मतलब ये जो S का यूनिट है आपके पास, ये जो S का यूनिट है, ये S का यूनिट और ये R के यूनिट्स जो है वो सेम है ना। तो S हैज सेम यूनिट्स, S हैज सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ R, एज ऑफ R, है ना। S और R के यूनिट सेम है। और क्या क्या यूनिट हो सकता है, S का यूनिट हो सकता है, S का यूनिट होगा 0.0821, ये तब जब लीटर एटमॉस्फेयर वाली कंडीशन होगी, पर मोल पर केल्विन वाला होगा,
ठीक है ना। ये S का यूनिट ऐसा भी होगा 8.314, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में 25/3 भी लिख सकते हैं जब कंडीशन ऐसा होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। और S का यूनिट जो है 1.987, ऑलमोस्ट 2 के बराबर जब यूनिट होगा ऐसा, जब यूनिट की कंडीशंस कैलोरीज पर मोल पर केल्विन होगी, है ना। तो S की यूनिट और R की यूनिट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, ठीक, क्योंकि यहाँ भी जो टेम्परेचर का यूनिट होगा, यहाँ भी टेम्परेचर होगा, यहाँ भी कंसंट्रेशन, यहाँ भी कंसंट्रेशन, ये प्रेशर, तो S की यूनिट तो सेम आने ही है, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात, तो पहले हमने 2 बातें की है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि पहले आप H को कंपेयर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू मर्क्यूरी, उससे आपका H का यूनिट आएगा इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, उससे जो प्रेशर आएगा दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को आप 760 से डिवाइड कर देंगे और आपका एटीएम आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात जो थ्योरेटिकली जो आपका ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, दैट विल बी पाई विल बी इक्वल टू C into S into T, where C is the concentration, T is temperature and S is the constant of proportionality constant which has same units as that of R, ठीक है ना। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते। ओके, इससे पहले एक बात, ओके, आइडियल से पहले, हमारे नॉन आइडियल से पहले एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं कुछ, उसके बाद हमारा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से समझना है। जैसे पहला पॉइंट मैं इसके बारे में लिखूं, यहां मैंने एक बीकर लिया, जिस बीकर के अंदर, समझते हैं बातों को, है ना। और एक बात यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में मैं यहाँ पे और एक बात ऐड करूंगा। जैसे कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है, अगर मैंने प्रेशर अब बाहर से जो प्रेशर है वो मैंने यहां से मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, अगर मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रेशर पे क्या होगा, ऑस्मोसिस स्टॉप होगी। लेकिन जैसे जैसे अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से, अब आप क्या कर रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, पिस्टन को नीचे लेके जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना आपको प्रेशर लगाना था, अलाउड प्रेशर जितना था, जिससे फर्दर ऑस्मोसिस ना होती, या हम ऐसे बोल सकते जिससे ऑस्मोसिस रुक जाती, आपने प्रेशर उससे भी ज्यादा एक्सर्ट किया। उसकी वजह से क्या होगा, अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो सोल्यूशन जब आप प्रेशर ज्यादा से ज्यादा एक्सर्ट करोगे ऑस्मोटिक, उसके बाद फ्लो जो होने लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब पास होने लगेंगे वो सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होने लगेंगे। कब, जब आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, किससे, पाई से ज्यादा एक्सर्ट किया, ठीक है ना। और ये भी एक तरह, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम घर में यूज करते हैं, है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज आल्सो यूज्ड, ये भी कहीं यूज होता है, बट आई कैन से, मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 70 से 80% ऑफ द वाटर जो है दैट इज वेस्टेड इन रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो मच रिलायबल और फिजिबल मेथड नहीं है ये। घर में है तो हम यूज करते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द पार्ट ऑफ द वाटर इज वेस्टेड इन आरओ, है ना। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं फिर आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ये रिवर्स ऑस्मोसिस कभी इम्प्योरिटीज के मैक्सिमम ऑफ द केसेस में इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज है, हम घर में रिवर्स ऑस्मोसिस सेटअप लगाते हैं, सोल्यूशन आया, उसमें इम्प्योरिटीज है, वो इतना एक्सर्ट करता है अंदर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से खाली उस पोर्स के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास होने लगते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड में पास होने लगता है, यानी कि हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेटेड एरिया पास होता है ना। तो मैं यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट, एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। इफ प्रेशर ऐसे, इफ प्रेशर इज एक्सर्टेड, इज प्रेशर, इफ प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन पाई, देन उस वक्त होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस ये भी यूज होता है, इट इज मेथड टू रिमूव इम्प्योरिटीज, इट इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सोल्यूशन से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने का काम करता है। इवन दो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव वाटर, समटाइम्स इट इज यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम सोल्यूशन। अरे पानी सोल्यूशन से ही वाटर को बाहर निकालने का काम करता है ये, रिमूव वाटर फ्रॉम सोल्यूशन, है ना। तो आप सोल्यूशन साइड में
इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हो, एक टाइम आएगा कि सॉल्यूशन के अंदर खाली सॉल्यूट बचा होगा, जो कि वो भी चला जाता, मैं क्लियरली बता दूं, वो भी चला जाता, बट पोर साइज इसको अलो नहीं करते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। ये जो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा होता है, इसका पोर साइज इसको अलो नहीं करता। इसका पोर साइज बहुत छोटा होता है और सॉल्यूट का जो साइज होता है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से सॉल्यूट मॉलिक्यूल से पास नहीं होते। बट यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि इम्प्योरिटी आरओ जो है दैट इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन, इवन इट इज यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन से वाटर को ही बाहर निकालने का काम करता है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था हमारा। तो यहाँ पे अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना यहाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एबनॉर्मेलिटी का क्या मतलब है? एबनॉर्मेलिटी हम तब यूज करते हैं जो हमारा जब हमारा एक एक्सपेक्टेड और जो एक्चुअल रिजल्ट है, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, दैट इज एबनॉर्मेलिटी, है ना। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट चीजें इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस वी कैन से कि एरर आ गया इनमें, है काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं कुछ बातें करूंगा। कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो किए थे उन्हीं का खैर अब डेटा हम यूज कर सकते हैं। या चलिए यहाँ पे मैं कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हम बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मैंने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रख दिया, सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। एक बीकर के अंदर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और इसमें मैंने 1 मोल NaCl ऐड कर दिया, 1 मोल NaCl ऐड कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने इस सेटअप के लिए मेरे पास जो Kb का डेटा है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और जिसे हमने नाम दिया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू 2 केल्विन kg पर मोल, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा डेल्टा टीबी का वैल्यू आएगा मेरे भाई, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू दैट इज Kb इनटू m। अब यहाँ पे देखिए वेट आप ले रहे हो सॉल्वेंट का वेट आप ले रहे हो 1000 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट आप ले रहे हो 1000 ग्राम, और उसमें आप 1 मोल NaCl ऐड कर रहे हो। इसका मतलब तो क्लियर है ना कि मोलैरिटी इसका 1 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट मीन डेल्टा टीबी का वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 केल्विन। इसका मतलब डेल्टा टीबी का वैल्यू 2 केल्विन, मतलब क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ वो 2 केल्विन से बढ़ा। मतलब अगर अब तक सॉल्वेंट बॉयल होना चाहता था 373 केल्विन पे, 273 केल्विन पे, अब 273 पे सॉल्यूशन बॉयल नहीं होगा। पहले अगर 273 केल्विन पे बॉयल होना चाहता था होता था, अब 273 पे नहीं, अब 275 पे बॉयल होगा, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऐसा आ गया। ये हम देख रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। बट हुआ क्या एक्चुअल लेवल पे, क्या हुआ? दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, that if 1 mole of NaCl is added to 1000 gram of water, it will be calculated like this, delta TB will be equal to 2, that means the elevation boiling point is 2. Now solution won't boil at 273, it will boil at 275 Kelvin. But असल में क्या हुआ, ये जो NaCl अंदर गया, इस सॉल्वेंट के अंदर जो NaCl गया, ये टूट के अंदर इस फॉर्म में चला गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मतलब आप 1 मोल ऐड कर रहे हो, वो अंदर ब्रेक हो रहा है। समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि आप 2 मोल ऐड कर रहे हो, वो एसोसिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने केस लिया डिसोसिएशन का, मतलब आपने 1 मोल NaCl लिया था, NaCl का 1 मोल लिया था आपने, वो आपको 1 मोल Na पॉजिटिव देगा और 1 मोल Cl नेगेटिव देगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने साफ पढ़ी थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये बातें की थी, चाहे आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चाहे रिलेटिव लॉवरिंगन वेपर प्रेशर किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ भी हम इस पुराने वाले स्लाइड से यहाँ चेक कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका आ रहा है CST, वेयर C इज कंसंट्रेशन, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। आप इसको अगर क्या हो, ये सब चीजें तो अंडरस्टूड है वैसे, कंसंट्रेशन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इनटू S इनटू T। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू ST, है ना। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आप यहाँ एज साइंस स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो उस वक्त हम बता सकते हैं कोई भी ऐसी कोलिगेटिव कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, रादर देन कि ये किस टाइप का है, किस से आया है, किस सब्सटेंस से आया है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, खाली डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ चाहे आप लॉवरिंगन वेपर प्रेशर करो, रिलेटिव लॉवरिंगन वेपर प्रेशर करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करो, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप बात करो, सबका मकसद तो एक ही होगा। वो मकसद ये है कि ये टाइप पे डिपेंड नहीं करते, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। अब आपने सॉल्यूट का 1 मोल ऐड कर दिया, ये अंदर ब्रेक हो रहा है 2 में, तो जो एक्चुअल लेवल पे ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
दिस इज एक्सपेक्टेड, जो हम देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल लेवल में क्या हुआ, इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हाट हैपेंड इज कि एक मोल, वन मोल कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल प्लस 1 मोल में, मतलब 2 मोल में। 1 मोल है, आपने NaCl ऐड कर दिया था, ये Na पॉजिटिव 1 मोल और Cl नेगेटिव 1 मोल दे रहा है। इसका मतलब 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है 2 में। तो मेरे लिए तो ये 1 मोल मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन सोल्यूशन के लिए अब ये 2 मोल है, 1 मोल Na पॉजिटिव का और 1 मोल Cl नेगेटिव का, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि विच टाइप ऑफ आयन यू, विच टाइप ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल यू आर एडिंग, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर। ये नंबर की बात कर रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा टीबी है असल में आ गया 4। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 आएगा, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, चलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 1 मोल को ऐड करने के बाद हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 273 की जगह अब ये 275 पे बॉइल होगा, लेकिन ये 275 पे नहीं 277 पे बॉइल हो रहा है। हुआ क्या असल में, जब अंदर की बात देखी तो 1 मोल सॉल्यूट ब्रेक होके 2 मोल सॉल्यूट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी मोलैरिटी है, असल में इसकी मोलैरिटी जो है वो 2 है, मोलैरिटी जो है वो 2 है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मोल मिलके 1 मोल बना रहे हैं, वो डिसोसिएट नहीं एसोसिएट हो रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करोगे मोलैरिटी 1 है, लेकिन मोलैरिटी 0.5 होगा, बिकॉज आपने 1 मोल ऐड कर, आपने 2 मोल ऐड कर दिए। मान लीजिए आप मोलैरिटी 2 एक्सपेक्ट कर रहे हो मोलैरिटी, और मोलैरिटी इसका 1 आ रहा है। आप 2 मोल ऐड कर रहे हो, वो एसोसिएट होके 1 मोल बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं, सपोज मैंने NaCl की जगह मैंने MgCl2 ले लिया, MgCl2 मैं MgCl2 का 1 मोल ऐड कर रहा हूं, ये MgCl2 का 1 मोल कन्वर्ट होगा, एक मोल Mg2 पॉजिटिव देगा और 2 मोल Cl नेगेटिव देगा। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है ये 3 दे रहा है। तो हुआ क्या, असल में डिसोसिएशन हुई है। तो कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं, तो पहले आपको जैसे ही आपको इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी होगी, कैलकुलेशन करना होगा, पहले आपको चेक करें, यू विल नीड फर्स्ट टू चेक वेदर द सॉल्यूट मस्ट ब्रेक, वेदर द सॉल्यूट में ब्रेक और नॉट। सॉल्यूट ब्रेक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है ना, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं ग्लूकोज यूरिया की बात करूं, वो ब्रेक नहीं होते। उस वक्त जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वही आपका एक्चुअल वैल्यू भी होगा। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू सेम होंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, उनमें तो वेरिएशन आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, जैसे NaCl है, MgCl2 है ना, HCl है, ये सारे के सारे डिसोसिएट होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि हमने 1 मोल ऐड कर दिया था, वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग जो एक्सपेक्टेड मोलैलिटी होगा, एक्सपेक्टेड मोलैलिटी इसका 1 था, है ना। 1000 ग्राम में मैं ऐड कर रहा हूं सॉल्वेंट के, तो एक्सपेक्टेड मोलैलिटी 1 है, बट जो एक्चुअल मोलैलिटी है इससे एक्चुअल मोल्स कितने बने, एक्चुअल मोल्स जो है मतलब एक्चुअल मोलैलिटी जो है वो इसका 3 होगा, ठीक है ना। तो उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी बदलता है, और जो इसमें जो वेरिएशन आ रहा है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड एज एब्नॉर्मैलिटी, है ना। तो मैं कैसे इस सब को हम कैसे बेटर तरीके से समझेंगे, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहां पे मैंने लिखा, अब इस ऑल द एसोसिएशन, फॉर ऑल द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन केसेस, फॉर ऑल द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन केसेस, सारे इन एसोसिएशन और डिसोसिएशन केसेस के लिए वांट ऑफ फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, वांट ऑफ फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आयोटा, है ना। तो आई इज एक्चुअली, एक्चुअल में क्या होता है, आई दैट इज एक्चुअल मोल्स डिवाइड बाय मोल्स एडेड, मतलब एक्चुअल में कितने मोल्स है सॉल्यूशन के अंदर डिवाइड बाय मोल्स एडेड, आपने कितने मोल्स ऐड कर दिए थे। जैसे NaCl की बात करते हैं, फॉर NaCl, चलिए एग्जांपल में बात करूंगा फॉर NaCl, आपने एक्चुअल मोल्स कितने ऐड कर दिए थे, एक्चुअल में मोल्स कितने मिले आपको, एक्चुअल में मोल्स अंदर 2 थे, लेकिन आपने मोल्स ऐड कितना किया था, मोल्स एडेड कितना था, आपने 1 मोल ऐड कर दिया था। तो जो ये आएगा I विल बी इक्वल टू, दैट विल बी 2, इसमें 2 में क्या था, एक Na पॉजिटिव भी था और एक Cl नेगेटिव भी था, डिवाइड बाय 1, तो ये क्या था, ये आपने NaCl ऐड कर दिया था। तो I का वैल्यू जो आया दैट विल बी 2, है ना, वांट ऑफ फैक्टर। उसकी वजह से, इस वांट ऑफ फैक्टर की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आती है, चाहे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो वेरिएशन आपको दिखने में कैसा दिखेगा समझते हैं, लिखने में कैसा दिखेगा वो आप समझते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ I दैट इज इक्वल टू एक्चुअल मोल्स, समझते हैं बात को, एक्चुअल मोल्स डिवाइड बाय मोल्स एडेड,
आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इफ सपोज आपके पास आई गिवन है, आपको वाट ऑफ फैक्टर खुद ही दिया जा रहा है कि वाट ऑफ फैक्टर इतना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो एक्चुअल मोल्स है, जो एक्चुअल मोल्स है मेरे भाई, एक्चुअल मोल्स को आप इस आई से मल्टीपल कर दो। ये एक्चुअल मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आप इस मोल्स एडेड को आई से मल्टीपल कर दो, आई इंटू मोल्स एडेड, ठीक है, आई इंटू मोल्स एडेड, मतलब ये आपका आएगा एक्चुअल मोल्स। तो देयरफॉर जो आपके पास मोलैरिटी होगी दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो n की जगह आप पुट क्या करेंगे, देखिए ये n जो है मोल्स है, तो एक्चुअल में मोल्स कितने हैं, अब तो आप n समझ रहे थे लेकिन n नहीं है, अब n के एक्स्ट्रा भी, n के अलावा भी कुछ है, क्या है n, ये एक्चुअल मोल्स अब कितने हैं, एक्चुअल मोल्स अब है मोल्स एडेड, इसका मतलब ये जो मोलैरिटी है दैट इज n, ये आ जाएगा मोल्स इनटू i डिवाइड बाई W इनटू 1000, है ना। तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि जो मोलैरिटी अब आया, तो ये मोलैरिटी असल में mi है। अब एक तो ये वाला फैक्टर तो है ही, ये वाला फैक्टर तो है ही, दैट इज मोलैरिटी, और मल्टीपल हो गया कौन सा i, बिकॉज दिस n विल गिव अस, दिस n विल गिव अस, ये एक्चुअल मोल्स हमको कहां से मिलेंगे, i इंटू मोल्स एडेड से। i इज वांट ऑफ फैक्टर एंड मोल्स आपने कितने ऐड कर दिए थे, जैसे NaCl के लिए एक्चुअल मोल्स कितने होंगे, फॉर NaCl के लिए एक्चुअल मोल्स होंगे, एक्चुअल मोल्स होंगे इसके लिए 2 मल्टीपल बाई मोल्स एडेड, 2 मल्टीपल बाई मोल्स एडेड, ठीक है ना, 2 मल्टीपल बाई मोल्स एडेड, तो 2 मल्टीपल बाई मोल आपने ऐड कर दिया, तो एक्चुअल में मोल्स कितने हैं, 2, मतलब ये है कि आप मोलैरिटी 1 समझ रहे थे और मोलैरिटी 2 है, तो अब जब मोलैरिटी ही बदला, सारा खेल तो बदल गया ना। क्यों सारा खेल बदला, बिकॉज अगर मोलैरिटी बदला तो ये बदला, देखिए कौन सा बदला, मान लीजिए मैंने बात की डेल्टा टीबी से, हम अभी तक कर रहे थे ज़ूम डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम, ये हमारा एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन है क्या अब असल में केबी इनटू एम इनटू आई। अब ये आई किसके बराबर, आई खुद किसके बराबर है, आई मैं बोल सकता हूं यहाँ की, ये आई मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा वो हम अभी बताएंगे, देखिए आई, ठीक है। दूसरी बात, इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा डेल्टा टी एफ इज एक्चुअली नाउ के एफ इंटू एम इंटू आई, ये आई से मल्टीपल होगा, है ना। तो ये आई क्या है, I is called as want of factor। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग केसेस के लिए कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, वो हम सारी बातें यहाँ बताएंगे। तो तीसरी इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा P डिवाइड बाई P नॉट, मतलब ये डेल्टा P क्या है, लॉरिंग वेपर प्रेशर, दैट इज P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट, और वो किसके बराबर, वो भी किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू I, ठीक है ना। अब फोर्थ जो है पाई किसके बराबर, अब तक हम बता रहे थे पाई CST, अब CST इंटू आई, क्योंकि कंसंट्रेशन भी अब हो गया ना, कंसंट्रेशन इंटू आई हो गया, क्योंकि मोलैरिटी ही तो कंसंट्रेशन है असल में, तो कंसंट्रेशन भी हो गया C इंटू आई, ठीक है। अब मुझे बताइए आप हाउ टू कैलकुलेट दिस आई, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई को फाइंड आई, इस वांट ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस वांट ऑफ का फैक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अलग अलग टाइप के रिएक्शन के लिए इस आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं एक केस ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, सारे इस पे ध्यान देंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ ए, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, टू फाइंड आई, एक सेकेंड, आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है। टू फाइंड आई, इसका वैल्यू समझते हैं यहां पे, सारे बच्चे ध्यान से। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, A मोल्स कन्वर्ट टू B मोल्स एंड B मोल्स, एक जनरल सी रिएक्शन है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि देखिए I को फाइंड आउट करने के लिए सपोज मैंने लिया A मोल से X मोल बन रहा है, सपोज A में से X घटा, तो यहां बनेगा NX। जैसे अगर मैंने बोला आपको, पिछली बार में मैंने मोल कंसेप्ट में काफी सारी बातें की इस पे, जैसे अगर A से X मोल घट रहा है, A से X मोल बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, X बाई A, है ना। तो ये X बाई A क्या होगा, 1 मोल से कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय पर मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, तो ये X किसके बराबर, A अल्फा, तो मैं यहाँ ये वैल्यू लगा सकता हूँ A माइनस A अल्फा, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ N A अल्फा, X के बदले में क्या लगा सकता हूँ, A अल्फा, तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि A इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां इसके बदले में Na अल्फा, ठीक है ना। तो ये जो I का वैल्यू है, I का वैल्यू आपके पास कितना आया, I विल बी इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। देखिए I का वैल्यू हमने पता किया था, दैट इज एक्चुअल मोल्स, एक्चुअल में मोल्स कितने हैं, एक तो है A इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा, ये तो एक्चुअल मोल्स है आपके पास, डिवाइड बाई
टोटल मोल्स एडेड आपने कितना किया था, खाली आपने कितना मोल ऐड कर दिया था, मान लीजिए आपने ए मोल ऐड कर दिया, वही उसी ए में से तो एक्स घट गया था। आपने जो मोल्स पहले ऐड किए थे, आपने जो ए मोल्स ऐड कर दिए, पहले 0 था, ए में से जब एक्स घटा तो एन एक्स बना, लेकिन आपने मोल्स टोटल ऐड कर कितने कर दिए, ए मोल ऐड कर दिए थे, तो ये ए मोल यहां लग जाएगा, टोटल मोल्स ऐड। ठीक है, तो इस ए को मैं कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर सकता हूं, तो आई का वैल्यू आएगा, ये बनेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाई, ओके इतना रहेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये आई का वैल्यू कितना आया, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ये आपका वैल्यू किसका, वांट हाफ फैक्टर का, ये आपका वैल्यू किसका, वांट हाफ फैक्टर का, ये आपका वैल्यू वांट हाफ फैक्टर का, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब ये एन क्या है, देखिए एन वो है, एन को आप पहचान लो, यहाँ एन क्या है, एन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी गेट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ एक से एन बना था, तो जरूरी बात है कि ए से एन बना, या तो ये एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। अगर एन एक से ज्यादा तो एसोसिएशन, अगर एन एक से कम तो डिसोसिएशन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट we get after association or dissociation, after association or dissociation। alpha is what, alpha is called as degree of dissociation। मतलब आपको दिया जाएगा, सपोज आपके पास alpha is degree of dissociation, मतलब how much dissociation is actually the per mole of प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। मोल कांसेप्ट में हमने इसके बारे में काफी बातें की थी, शाबाश। तो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी गेट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सपोज करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दिया है NaCl असल में जब 100% डिसोसिएट होगा तो ये पूरा का पूरा Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। उसके लिए इसका अल्फा जब दिया जाएगा कि अल्फा इसका 100% है, मतलब अल्फा इसका 1 है, दैट मींस ये 100% डिसोसिएशन हो रही है। अब अगर दिया जा रहा है कि 50% NaCl की जो डिसोसिएशन है, ये खाली इसकी 50% डिसोसिएशन है, 50%, खाली 50% डिसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि ये जो NaCl होगा ये कन्वर्ट होगा, 0.5 मोल Na पॉजिटिव देगा और 0.5 मोल Cl नेगेटिव देगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय 50% डिसोसिएशन, है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू अगर अब पुट कर दूं, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं, फाइनली अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 दैट विल बी इक्वल टू N डिवाइड बाई N प्लस N इंटू I। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मैं यूज कर सकता हूं, डाइल्यूट सोल्यूशन मैं लिख सकता हूं N डिवाइड बाई N इंटू I, और ये N किसके बराबर, N डिवाइड बाई कैपिटल N इंटू I किसके बराबर, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, है ना। मैंने जस्ट इस I की जगह में अपना वैल्यू लगा दिया 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। इसी तरह से मैंने डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M इंटू I लगा दिया, तो KB इंटू M तो ठीक है, इंटू I की जगह में क्या लगा सकता हूँ, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। इसी तरह से मैंने डेल्टा TF के लिए दैट इज KF इंटू M इंटू I, दैट इज KF इंटू M इंटू 1 प्लस N माइनस अल्फा, एंड सिमिलरली पाई इक्वल टू C इंटू S इंटू T, और मल्टीपल लगा दूंगा I से, दैट इज CST इंटू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। हाँ, और एक बात, अगर एक सोल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट्स है, लाइक एक सोल्यूशन है फॉर मोर देन वन सॉल्वेंट्स, फॉर मोर देन वन सॉल्वेंट्स, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, पाई का वैल्यू क्या आएगा, पाई देखिए कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो सकता है, जो S और T का वैल्यू वो सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूं S और T बाहर, और इस यहां मैं लिख सकता हूं C1I1 प्लस C2I2, जितने भी होंगे वहां मैं बात कर सकता हूं। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉरी वन सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट फॉर वन सॉल्यूट, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सॉल्यूट के, बिकॉज सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है, तो सॉल्यूट एक से ज्यादा सॉल्यूट, तो मैं यहाँ C1 लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट, I1 होगा इसका वांट हाफ फैक्टर, वो होगा इसका वांट हाफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट, है ना। इसी तरह से C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सेकंड, I2 इज द वांट हाफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट सेकंड, ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी टाइप ऑफ सॉल्यूट्स आपके अंदर होंगे
तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब फाइनल सी बात यह है कि अगर अपने पास कुछ इस तरह से एग्जाम्पल आया, एग्जाम में कुछ अगर इस तरह से एग्जाम्पल आया, सपोज मेरे पास A कन्वर्ट हो रहा है, A कन्वर्ट हो रहा है N1B प्लस N2C में, ठीक है ना, मतलब एक मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास ये I वाला वैल्यू है, I विल बी इक्वल टू 1 प्लस यहाँ जो वैल्यू है n-1 इंटू अल्फा, ये n का वैल्यू यहाँ बन जाएगा, n विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2, बिकॉज वी आर गेटिंग n1 प्लस n2 नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम n मोल्स, ठीक है ना। फाइनली हमको जो मोल्स मिल रहे हैं, एक तो n1 मिल रहा है प्लस n2 मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया, मान लीजिए n1a कन्वर्ट्स टू n2b, तो एक मोल के रेस्पेक्ट में मैं I का वैल्यू यहाँ में लगा सकता हूँ, आप यहाँ में लगा सकता हूँ I इक्वल टू 1 प्लस n की जगह में लगा सकते हैं n1 प्लस n2, है ना, इसकी जगह में लगा सकता हूँ n1 प्लस n2 माइनस 1, और यहां से लगा सकता हूँ अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, n को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास पहले 1 के रेस्पेक्ट में यूनिटरी करके n2 डिवाइड बाई n1 लगा सकता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास I का वैल्यू आएगा, दैट विल बी 1 प्लस n का वैल्यू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1, और यहाँ लग जाएगा अल्फा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी सारे होंगे वो हम अपने शीट डिस्कशन जो भी होगा हमारा, वहां हम बात करते हैं। कल हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तब तक के लिए खुदा हाफिज।